हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये खान सर का पॉकेट जीके का जो बुक है उससे हम जो है सभी सब्जेक्ट का जो है 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास है आज वह है 46वां क्लास है। इसके पहले 45 क्लास हो चुका है। तो अगर आप लोग नए हैं, जो लोग नहीं देख रहे पीछे का वीडियो, वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल जो है सीरियल ढंग से पड़ा हुआ है। तो आज हमारा 46वां क्लास है और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नों को। पहला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था आपको बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार की बात करते हैं तो ये जो है हर्यक वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा कौन था, बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का शासन की बात करते हैं, इसका शासन जो है कब से कब तक चला था। तो 544 से लेकर के 492 बीसी तक, है ना। 544 से लेकर के 492 बीसी तक चला था। ठीक है, हर्यक वंश की बात करते हैं तो इस वंश को पितृ हत्या, है ना, पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो पितृ हत्या वंश जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको हर्यक वंश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पुत्र था अपने पिता को हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। जैसे बिंबिसार था, बिंबिसार तो मेन हो गया। बिंबिसार का जो बेटा था अजात शत्रु, ये क्या क्या था, अपने पिता को ही बंदी बना करके जो है ना इसका हत्या किया था और बिंबिसार की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, फिर इसका बेटा हुआ उदयन भी वही काम किया। अजात शत्रु को जो है जैसा करिएगा वैसा पाइएगा, है ना। तो इसको भी जो है उदयन ने जो है अजात शत्रु को मारा और गद्दी पर क्या किया, तो बैठ गया। ठीक है, तो ये बातें आपको जो है हर्यक वंश से संबंधित इतना याद रखना है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, इसका शासन 544 से 492। इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं और ये सीरियल उसका, है ना, उसका वंश का। ठीक है, अशोक की बात कर लेते हैं, है ना। तो अशोक की अगर हम बात करें तो इनका जो है कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था कब, तो 261 बीसी में। 261 बीसी में हुआ था क्या, तो कलिंग युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद, है ना, इस युद्ध के बाद अशोक ने, है ना, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछता है। तो बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कौन सा युद्ध के बाद, जब कलिंग युद्ध हुआ, है ना, कलिंग राजा और अशोक के बीच में 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, तब जो है इनका हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का और लगा कि नहीं ये सब जो है बेकार है, पूरा रक्तपात हुआ, बहुत सारे सेना मारे गए, है ना। तो इनका हृदय परिवर्तन होता है और सब चीज को त्याग करके इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध की बात आ गई है तो इनका जो है बौद्ध की बात करते हैं तो इनका जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो 563 से लेकर के 483, है ना। 563 से 483 मतलब 563 में जन्म हुआ था और 483 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष के अवस्था में हुआ था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, महावीर की बात कर लेते हैं तो इनका जो है, महावीर की बात करते हैं तो इनका जो है 540 से लेकर के इनका जो है कार्यकाल, है ना, कार्यकाल नहीं कहेंगे इनका, है ना। इनका जन्म और मृत्यु की बात करते हैं तो 540 से लेकर के 468, है ना, 540 से 468 बीसी था और ये जो है इनका जीवन था। यानी कि यहाँ पर जो है जन्म होता है 540 में और मृत्यु होता है 468 में। अगर वर्ष पूछेगा तो 72 वर्ष में, 72 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो इतना सारी बातें आपको ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। और
जैन धर्म के बारे में, ठीक है, और इस मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में जो कौशल की राजधानी थी वो कहाँ थी? ठीक है, तो महाजनपद की बात करते हैं तो ये टोटल जो महाजनपद था, टोटल कितना महाजनपद था? 16 था। कितना था? 16 था, ठीक है। उसी में से कह रहा है कौशल की राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती, ठीक है। और बज्जी का क्या था? वैशाली। बज्जी का कहाँ था? वैशाली था। उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो अवंती हो जाएगा, है ना। अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन था, ठीक है। और राजगीर की बात करते हैं तो उस समय जो है मगध का जो है क्या था? मगध का राजधानी था। मगध का राजधानी ये जो मगध का क्या था? तो राजधानी था। अगला प्रश्न, कर सप्त सिंधु प्रदेश किस सभ्यता से संबंधित है? तो सप्त सिंधु जो प्रदेश है वह किस सभ्यता का देन है? किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से। सप्त सिंधु प्रदेश किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से है, ठीक है। गुप्त काल की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना था, इसका स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने। श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके बाद इसका बेटा आता है कौन? बिंदुसार आता है। बिंदुसार आता है और इनका बेटा जो है कौन आता है? तो अशोक आता है। तो ये भी सीरियल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो मौर्य वंश में जो है दूसरी शासक कौन थे? तो बिंदुसार था। तीसरी कौन था? अशोक था, ठीक है। यही तीन को जो है महत्वपूर्ण शासक थे। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 4 वर्णों का जो है 4 वर्ण, यहाँ जो है 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कौन कौन है? तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण हो जाएगा और क्षत्रिय हो जाएगा, है। ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, आपको वैश्य हो जाएगा, वैश्य और शूद्र, है ना, शूद्र। ये चारों वर्णों का जो है वर्णन किया गया है किसमें? तो वैदिक सभ्यता में। इसको भी ध्यान में रखिएगा, किसमें किया गया है? तो वैदिक सभ्यता में, ठीक है। आर्यों का आगमन भी जो है आपको वैदिक सभ्यता में ही मानी जाती है। आर्यों का जो आगमन है, आर्यों का जो आगमन है वो किस सभ्यता में मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। तो ये सारा डिस्कशन आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अभी जस्ट हम बताएं कि जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। यह कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, ठीक है। तक्षशिला विद्रोह जो हुआ था ये आपको बिंदुसार के समय में हुआ था। बिंदुसार के समय में हुआ था। लेकिन इसको दबाने का जो काम किया था, दबाया था किसने? तो दबाया था किसने? अशोक ने। काहे दबाए थे? तो अशोक जो है वहां का क्या थे? गवर्नर थे। वहां का जो है गवर्नर था कौन? अशोक। और उसी समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो बिंदुसार के आदेश पर जो है इस विद्रोह को अशोक ने क्या किया था? तो दबा दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या ऐसा उद्देश्य था जिसके उद्देश्य से जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? तो सेना की आवश्यकताओं को सस्ते में पूरा करने के लिए, है ना। सेना इसके पास बहुत सारा था और नगद वेतन देता था। तो नगद वेतन देता था तो वेतन ना बढ़े इसके लिए जो है बाजार पर कंट्रोल किया, ठीक है, कि जितना पैसा मिल रहा है उतना ही में जो है लोग भरण पोषण अपना कर ले, ठीक है। तो इन्होंने जो एक विभाग का स्थापना किया, बाजार नियंत्रण के लिए, है ना, दीवान ए रियासत, है ना, दीवान ए जो रियासत विभाग था, दीवान ए रियासत, ये किसके लिए था? तो बाजार के कंट्रोल करने के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किया।
विभाग की स्थापना किया, ठीक है। और एक जो है बाजार के अधीक्षक, आपसे पूछता है कि बाजार के जो अधीक्षक थे उसको क्या कहते थे, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे, तो शाहना ए मंडी, है ना, शाहना ए मंडी कहलाता था, शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी जो है ये बाजार के क्या कहलाते थे, तो अधीक्षक कहलाते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की शासन की बात करते हैं तो 1296 से लेकर के 1316 तक था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है कि इन्होंने जो है दक्षिणी अभियान किया था, तो दक्षिणी अभियान में जो है कौन सा सेनापति ने जो है इसको सहयोग किया था, तो दक्षिण अभियान में जो सहयोग किया था, दक्षिण अभियान में सहयोग जो किया था वो कौन था, मलिक कफूर था, मलिक कफूर था, मलिक कफूर था। और इस मलिक कफूर जो है क्या था, तो एक हिजड़ा था, है ना, नपुंसक था। और इस मलिक कफूर को जो है गुजरात के बाजार से, गुलाम बाजार से इसको खरीदा गया था। खरीदने वाला कौन था, इसको जो है 1000 दिनारी बिकाते हैं, 1000 दिनारी कहा जाता है ना, क्योंकि इसको 1000 दिनार में जो है गुजरात से खरीदा गया था। गुजरात जब अभियान हो रहा था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, तो उसी समय जो इसको खरीदा गया था। किसने खरीदा था, तो मलिक कफूर को जो है नुसरत खां ने खरीदा था, नुसरत खां ने खरीदा। किसने खरीदा था, नुसरत खां ने, ठीक है। अगला प्रश्न, तो काहे बाजार का उद्देश्य क्या था, तो सेना की आवश्यकताओं को सस्ते में पूरा करने के लिए। तारीख फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो तारीख फिरोजशाही पुस्तक के लेखक जो है वो जियाउद्दीन बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है, जियाउद्दीन बर्नी है। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो तुगलकनामा, तुगलकनामा जो पुस्तक है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, है ना, तो अमीर खुसरो के जो गुरु था वो क्या था, निजामुद्दीन औलिया था, है ना, निजामुद्दीन औलिया था। और औलिया के गुरु का नाम क्या था, तो बाबा फरीद था, बाबा फरीद था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, जियाउद्दीन बर्नी, ये तो आंसर हो गया। अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। इब्न बतूता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। और कब आया था, तो ये आया था 1333 ईस्वी में, ठीक है। इब्न बतूता ने जो है रेहला नामक पुस्तक लिखा था, रेहला, ठीक है, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। और इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है पूरी जानकारी दिया इस पुस्तक में, रेहला में। तो रेहला नामक पुस्तक किसका है, इब्न बतूता का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर की स्थापना जो हुआ था आपको 1336 में हुआ था। किसने किया था, तो हरिहर एंड बुका ने, हरिहर एवं बुका ये दोनों भाई था, ठीक है। हरिहर एवं बुका को दोबारा हिंदू बनाया गया था, दोबारा हिंदू, है ना, किसके सहयोग से बनाया गया था, तो संत विद्यारण के सहयोग से दोबारा हिंदू बनाया गया था। तो किसके सहयोग से, संत विद्यारण के सहयोग से। दोबारा क्यों बनाया गया था, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण किया था, ठीक है, विजयनगर पर, ठीक है, 1300 लगभग 29-30 में, है ना, 28-29-30 इस तरह से। तो वहां पर जो है जब आक्रमण हुआ था तो दोनों भाई को लेकर के चले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक अपने पास, ठीक है, और उसको हिंदू से क्या कर दिया, तो मुस्लिम बना दिया, हरिहर और बुका को। लेकिन फिर जो है कुछ समय बाद जो है क्या हुआ, तो विजयनगर में जो है फिर से दंगा हो गया। तो उस दंगे को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए हरिहर और बुका को फिर से भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जब भेजा तो फिर वापस आएगा, नहीं आएगा, वहीं पर जो है संत विद्यारण मिलते हैं और इनको जो है मुस्लिम से फिर से हिंदू बना दिया जाता है, ठीक है। तो हरिहर और बुका, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसका जो अवशेष है, अवशेष कहां से मिलता है, अवशेष की बात करते हैं तो हम्पी से मिलता है, ठीक है, हम्पी से, है ना, हम्पी से मिलता है। अवशेष अगर पूछेगा तो हम्पी से कहा मिलता है, तो विजयनगर की राजधानी था हम्पी, विजयनगर के क्या था,
राजधानी था हम्पी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर जो है यह किस नदी के तट पर था, किस नदी के जो है किनारे था, तो तुंगभद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राणा सांगा किस युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था, तो राणा सांगा है ना पानीपत का प्रथम युद्ध, टोटल युद्ध बता देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का युद्ध जब हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ और ये हुआ 1527 में। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो पानी पिया खाना खाया, है ना, और फिर जो है चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध हुआ, तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, तो घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध होता है, ये 1528 में, 28 में, और ये 1529 में, है ना, 1529 में, 1529 में होता है। और बाबर का जो मृत्यु हो जाता है। पांचवा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 1530 में बाबर की मृत्यु जो हो जाता है वो कब हो जाता है, 1530 ईस्वी में। खेला खामा समाप्त। तो ये 4 युद्ध आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 26, देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया। 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अब आपसे पूछता है किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी तो पूछता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर प्लस, है ना, खाली लोदी लिख देते हैं, समझ जाएगा, इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर तो है ये सब में, प्लस राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध की बात करते हैं तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो भी जो है बाबर प्लस, है ना, मेदिनी राय, है ना, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, ये भी जो है बाबर प्लस जो है किसके बीच में हुआ था, तो महमूद लोदी, है ना, महमूद लोदी और नुसरत खां। महमूद लोदी और प्लस नुसरत खां के बीच में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद तो बाबर की मृत्यु ही हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आपको खानवा का युद्ध हो जाएगा। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का जो है असली नाम जो है था फरीद खां, यहाँ पर लिख देते हैं, इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फरीद खां था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, तो फरीद खां था। क्या था, फरीद खां था। ठीक है, फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया गया। शेर खां की उपाधि जो है, उपाधि किसने दिया था, तो बहार खां लोहानी ने, बहार खां लोहानी। ठीक है, काहे दिया था, तो बहार खां लोहानी इसलिए दिया था कि फरीद खां ने जो है शेर को एक ही हाथ से मार दिया था, इसलिए उसका उपाधि क्या हो गया, शेर खां, है ना, तुम फरीद नहीं हो, तुम क्या हो, शेर खां हो। ठीक है, और शेर खां से फिर बन गया क्या, शेरशाह सूरी। ठीक है, जब इसका राजाभिषेक हुआ, शेर खां का जो राजाभिषेक हुआ, राजाभिषेक हुआ वो कब हुआ, 1538 ईस्वी में हुआ, 1538 में हुआ। शेरशाह सूरी के नाम पर, शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी के नाम पर जो है हुआ, है ना, नाम से जो है हुआ। ठीक है, और शेरशाह सूरी जब राजा बना तो 1539 में कौन सा युद्ध हुआ, तो चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, चौसा का खूब क्वेश्चन पूछता है, चौसा का युद्ध, चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1539
1939 में, ठीक है। और उसके बाद जो क्या हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, बिलग्राम या कन्नौज, है ना, बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ वो आपको कब हुआ, तो 1540 में। और दोनों युद्ध में जो है ना, हुमायूं को हराया, ठीक है, हुमायूं को हराया गया, दोनों युद्ध में हराया गया। फिर जो है हुमायूं भाग कर चला जाता है ना, विलीन हो जाता है। फिर आता है 1555 में, 58 में सीढ़ी से लौटा कर मर जाता है, ठीक है। तो हुमायूं को हराया गया इस दोनों युद्ध में, चौसा का युद्ध में भी और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, ठीक है। यहां तक तो आपके याद रखेगा, ठीक है। शेरशाह सूरी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर शेरशाह सूरी का मृत्यु से आपका क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1545 में। कैसे हुआ था, तो कालिंजर अभियान के समय, ठीक है, कालिंजर अभियान हो रहा था और उसी समय एक बम का टुकड़ा जो है आकर के इनको लग जाता है, जिससे बीमार हो जाते हैं और उसी से इनका मृत्यु हो जाता है। तो शेरशाह सूरी का जो मृत्यु हुआ था कब, 1545 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है कैसा शासक था, अफगानी शासक था, अफगानी शासक था, ठीक है। इसका जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम में है, सासाराम बिहार में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो अपना बिहार के सासाराम में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो 57 की तत्कालीन कारण क्या था, तो ये जो है नई कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर जो है चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले है ना कारतूस माने गोली, है ना, का प्रयोग किया गया था। और इसमें जो है ऐसा हल्ला हो गया था कि इस कारतूस में जो है गाय का और सुअर का जो है ना, जो मांस है उसका जो है प्रयोग किया गया है इस कारतूस में, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, दोनों धर्म का जो है हानि हो रहा है, हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का, हिंदू को भी और मुस्लिम को, ठीक है। तो ये अफवाह होने से क्या हुआ कि मंगल पांडे ने, ठीक है, एक सेना थे मंगल पांडे ने, है ना, बैरकपुर छावनी ये कोलकाता में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को, कब, तो 29 मार्च 1857 को एक अधिकारी पर हमला कर दिया, एक अधिकारी पर हमला किया, ठीक है, हमला कर दिया, है ना, कर दिया। और इसी हमला के एवज में जो है इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। जैसे ही फांसी दिया गया वैसे ही जो है ये आंदोलन जो है और आग की तरह जो है क्या हुआ, तो धधक गया, है ना, क्या हो गया, धधक गया। और जस्ट जो है अप्रैल के बाद जो है मई में, ठीक है, 10 मई 1857 का जो है ऑफिशियली जो है 57 का विद्रोह जो है शुरू हो गया। विद्रोह क्या हो गया, तो शुरू हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि 57 का विद्रोह जो है कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 को, और 11 मई को दिल्ली चल गया, है ना। 11 मई को यहाँ लिख देते हैं, 11 मई को, है ना, दिल्ली चला गया। और दिल्ली में बैठा हुआ था कौन, बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर बैठा हुआ था और उसको जो है नेता मानते हुए इस विद्रोह का जो है क्या किया, तो नेतृत्व किया, ठीक है। और जब नेतृत्व किया तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ करके रंगून भेज दिया, बर्मा, ठीक है, और वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे हुआ शुरुआत आपको पूरी मैं बता दिया हूं। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी वह लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है
कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1931 में जो है कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है पटेल जी किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में दो बातें जो है पूछता है कि मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति, मौलिक अधिकार है ना, व आर्थिक नीति, व आर्थिक नीति है ना, आर्थिक नीति का जो प्रस्ताव रखा गया था वो किस अधिवेशन में रखा गया था, तो वो कराची अधिवेशन 1931 में रखा गया था। इसी अधिवेशन में जो है आपका गांधी इरविन समझौता का, गांधी इरविन है ना, गांधी इरविन समझौता का रास्ता साफ हुआ था, रास्ता साफ हो गया, रास्ता साफ हुआ था। ठीक है, कि गांधी इरविन समझौता होना चाहिए। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करते हैं तो ये जो है इसका जो अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्षता की बात करते हैं तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इस अधिवेशन की खास बात यह है कि नरम दल और गरम दल दोनों जो है क्या हुआ था, तो मिल गया था। ठीक है, नरम दल और गरम दल मिल गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अब आपसे पूछेंगे जब सात हो गया तो अलग कब हुआ था, तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम और गरम जो है क्या हुआ था, दोनों अलग हुए थे। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, तो द्वैत शासन की व्यवस्था जो लागू की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत है। ठीक है, इसके तहत जो है केंद्र में द्विसदन विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है ना, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लागू किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, लोक सेवाओं है ना, लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया इसी अधिनियम के तहत, लोक सेवा आयोग की है ना गठन जो किया गया था इसी अधिनियम के तहत किया गया था, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, महिलाओं को सीमित रूप से वोट है ना, वोट देने का अधिकार मिला इसी अधिनियम से। ठीक है, तो ये तीनों को जो है, ये तीनों जो कथन है ये जो है 1919 के अधिनियम से मिला। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, लोक सेवाओं आयोग की गठन, ठीक है, महिलाओं की सीमित रूप से वोट देने का जो अधिकार मिला वो किस अधिनियम से मिला, तो 1919 के अधिनियम से। ठीक है, 1935 के अधिनियम से क्या क्या मिला, तो बात करते हैं संघीय सरकार की स्थापना हुआ। संघीय सरकार की जो स्थापना हुआ भारत में वो किसके तहत हुआ, तो आपको भारत में 1935 के अधिनियम के तहत है ना। दूसरी बात करते हैं बर्मा को ब्रिटिश से अलग किया गया, बर्मा को ब्रिटिश भारत से जो अलग किया गया वो किस अधिनियम से किया गया, 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ ये किसके तहत हुआ था, संघ की स्थापना जो हुआ वो किसके अधिनियम के तहत हुआ था, 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, 1858 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसके तहत जो है वायसराय का पद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर, है ना, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर जो है वायसराय का पद है ना, वायसराय का पद सृजित किया गया, सृजित किया गया है। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं और क्या किया गया है, तो इसमें जो है
और अगर हम देखें तो 1935 में प्रांतों में द्विसदन विधायिका, ठीक है, नहीं 1858 ना है, इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया है ना, समाप्त कर, समाप्त कर, है ना, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के, है ना, अधीन हो गया, अधीन हो गया। ब्रिटिश भारत जो है किसके अधीन हो गया, तो ब्रिटिश क्राउन बोला अब हम चलाएंगे, तुम जो है बहुत चला दिया, बहुत यहाँ रंगदारी कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों बातें आपको 1858 से संबंधित याद रखना है। 1919 में जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, मार्ले, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो है ना, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्ले कौन था, तो मार्ले जो है सचिव था, भारत का क्या था, सचिव था, और मिंटो जो है वाइसराय था, वाइसराय था, ठीक है, वाइसराय था। और इसी अधिनियम के तहत जो है, इसी अधिनियम के तहत यहाँ लिख रहे हैं सांप्रदायिक 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 निर्वाचन, है ना, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था, पद्धति की शुरुआत हुआ था। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। किस तरह से याद रखना है आपको पता है, डेली क्लास में जुड़े हुए रहना है। मैं बार बार एक ही चीज को इतना बार दोहराता हूँ, इतना बार कि आपको याद हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी मिल समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था, तो गांधी मिल समझौता की बात करते हैं तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है, 1930 में हुआ था। और गांधी मिल समझौता जो हुआ था ये आपको जो है 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। गांधी मिल समझौता की बात करते हैं तो इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है ना, भी कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है किसको, तो गांधी मिल समझौता से को, ठीक है। इसी समझौता से है ना, इसी समझौता से क्या हो गया, तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुआ, क्या हुआ, तो समाप्ति हुआ तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने है ना का रास्ता साफ हुआ, रास्ता क्या हुआ, तो साफ हुआ, है ना, साफ हुआ। और जब रास्ता साफ हुआ तो महात्मा गांधी गए, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। आपसे पूछता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने जो है भाग लिए थे, तो द्वितीय कब हुआ था, 1931 में। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को हुआ था। काहे हुआ था, तो बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया गया था, है ना। स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था, तो कारण अगर आपसे पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 को, है ना, 1905 का बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, क्या हुआ था, तो घोषणा हुआ था। इसीलिए जो है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ। और लास्ट में जो है बंगाल का जो विभाजन हो गया, बंगाल का विभाजन वो कब हो गया, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ आपको 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। यही बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 ईस्वी में, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होता है और 22 में जेते चौरा चौरी हत्याकांड की घटना हो जाती है। और उसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी और कब, ठीक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी है। और कब, तो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो है और भी पुस्तक लिखी गई है, जैसे
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में, है ना, आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पुस्तक लिखे थे? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो पुस्तक है वो कहाँ लिखा गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इनकी पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट, है ना, विद ट्रूथ, विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी हैं, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, है ना, द इंडियन स्ट्रगल अगर से पूछेगा, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस। भारत की खोज नामक पुस्तक, भारत की खोज, भारत की खोज नामक जो पुस्तक है, नामक पुस्तक, ये किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इनकी जो है मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी जो दो पत्रिकाएं हैं, दो पत्रिकाएं की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और मराठा जो निकलता था वो आपको अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी जो निकलता था वह मराठी भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इस योजना के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता और विभाजन की दिशा मिली, है ना, तो किसके तहत जो है भारत की आजादी भी मिला और उसका विभाजन भी हुआ, भारत से पाकिस्तान बना, विभाजन हुआ, ठीक है। तो ये था आपको माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना की बात करते हैं तो ये 3 जून 1947 को आया था और ये दो काम किया, क्या क्या किया? तो भारत को आजादी मिला और उसका विभाजन हुआ, ठीक है, माउंटबेटन योजना का। कैबिनेट मिशन योजना की बात करते हैं तो ये 24 मार्च को आया था, 24 मार्च 1946 को। और इसके द्वारा जो है क्या हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का जो गठन हुआ वह किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात करते हैं कि 1942 में हुआ था और इसमें प्रलोभन दिया जा रहा था क्या? कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग साथ दीजिए भारतीय को, क्या आप साथ दीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, है ना, हम आपको जो है संविधान बनाने का जो है अधिकार दे देंगे। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ लालसा दे रहा था, लेकिन भारतीय नहीं माने, बोले नहीं, हमको जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको डोमिनियन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो है मिशन फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भीष्म पितामह किस ग्रंथ से संबंधित पात्र है? तो ये जो है आपको महाभारत से, है ना, महाभारत। गंगा पुत्र थे, क्या थे? गंगा पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, ठीक है। तो महाभारत और वेद ये दोनों का जो है रचनाकार कौन है? वेद व्यास है, वेद व्यास, वेद व्यास। वेद की भी रचना जो है किसने किया था? वेद व्यास ने। और महाभारत की रचना भी वेद व्यास ने। उपनिषदों की संख्या जो है आपसे पूछता है 108 है। और रामायण की रचना जो है किसने किया था? वाल्मीकि ने, वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, जो सबसे पहला वेद है ना। आपसे पूछता है इन चारों के उपवेद, है ना, तो उपवेद बताते हैं। इन चारों का जो उपवेद है वो क्या है? तो यजुर्वेद के जो उपवेद है आयुर्वेद है, आयुर, है ना, आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वह क्या है? तो आपको धनुर्वेद है, धनुर्वेद है, ठीक है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो सामवेद हो गया। और इसमें जो है नहीं, सामवेद का धनुर्वेद नहीं होगा, यहाँ पर हम फ्रेश लिखते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। पहले क्या था? तो ऋग्वेद था, पहले क्या था? ऋग्वेद था। दूसरा की बात करते हैं तो आपका जो है यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा, है ना, यजुर्वेद हो जाएगा। और तीसरा जो है सामवेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, सामवेद, है ना। और चौथा जो हो जाएगा आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाएगा। अब इन चारों को उपवेद बताते हैं, ठीक है,
चारों का उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद का है ना जो है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। सामवेद का जो है वो आपको क्या है, तो सामवेद का जो उपवेद है वो आपको गंधर्व वेद है ना, गंधर्व वेद है, ठीक है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, शिल्प वेद। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये ज्यादा लड़का लोग जो है याद नहीं कर पाता है, लेकिन याद आता है, बताता है कि सामवेद का उपवेद क्या है। तो सामवेद में गाना गाते हैं ना, है ना, संगीत का वेद यही ना, तो गा से गाना, गा से गंधर्व वेद। अथर्ववेद में शिल्प वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद और ऋग्वेद में आयुर्वेद। ये चारों क्या है, तो वेदों के उपवेद हैं। आगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुए थे, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के सेनापति जो था, सेनापति जो था वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1821 में हुआ था, है ना, 1821 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो ये अपने आप को राजा घोषित किया था, अपने आप को राजा घोषित कर लिया था, है ना, कि हम क्या है, फ्रांस के राजा हैं। कब? 1804 ईस्वी में, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में ही वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ। और ये जो वाटरलू का युद्ध हुआ कब हुआ? 18 जून 1815 को हुआ। आपसे पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पर लिखते हैं, है ना, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो आपको किसके किसके बीच में, तो आपको, है ना, एक तरफ जो है फ्रांस था, है ना, फ्रांस प्लस अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज के बीच में। फ्रांस की तरफ से कौन सा था? नेपोलियन बोनापार्ट था। और अंग्रेज की तरफ से जो है ना, जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन था? वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। आपसे क्वेश्चन पूछता है वेलिंगटन, है ना, कि वाटरलू का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो है सेना नायक कौन था? तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जन्म जो हुआ था आपको कोर्सिका द्वीप, ठीक है, कोर्सिका द्वीप के अजासियो शहर में, अजासियो शहर में, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था, है ना, मृत्यु यहाँ पर हम लिखे ना, तो मृत्यु अगर पूछेगा तो आपको जो है हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर का है। तो जब वाटरलू का युद्ध हुआ तो इसको जो है फ्रांसीसी सेना का हार हुआ, फ्रांस का हार हुआ, है ना। यहाँ पर हार किसका हुआ? फ्रांस का। और इसको पकड़ करके, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट को ये सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया और वहीं पर बंदी बना दिया गया और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है 1821 ईस्वी में, ठीक है। बातें समझ में आ गई सर? 1789 में। और इसी फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा हमारे भारत में लिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 1914 में, है ना। कैसे हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? कैसे हुआ बताइए, पूरी पृष्ठभूमि बताते हैं, ठीक है। सेराजेवो हत्याकांड, है ना, जो ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार है, राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या, ठीक है। ये हत्या जो हुआ था ये 28 जून को हुआ था, 28 जून 1914 को हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या, ठीक है। ये हो गया आपको तत्कालीन कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हो गया। काहे हुआ? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंट की हत्या हो गया। ऑस्ट्रिया कहाँ है? तो हंगरी में, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी में, ठीक है। इसकी पत्नी और इसकी दोनों की हत्या हो गई थी। अब जो है एक महीना बाद 28 जून को हत्या हुआ, 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था?
तो 28 जुलाई 1914 को जो है ये क्या हो गया, तो शुरू हो गया। 28 जुलाई 1914 को युद्ध क्या हो गया, तो शुरू हो गया, है ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। ठीक है, तो 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध जो चला आपको 11 नवंबर तक चला। कब तक चला, 11 नवंबर तक, 11 नवंबर 1918 तक चला। ठीक है, 18 तक चला। इसकी समाप्ति कैसे हुआ, तो इसकी जो समाप्ति हुआ वर्साई की संधि से हुआ। कैसे हुआ, तो वर्साई की संधि, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुआ, तो वर्साई की संधि से, वर्साई की संधि से। और ये जो वर्साई की संधि हुआ वो कब हुआ, तो ये हुआ था आपको 28 जून को, है ना। यहाँ पर देखिए इसी डेट को जो है इनकी हत्या हुआ था और इसी डेट में जो है 28 जून 1919 को, है ना, ये क्या हुआ था, तो वर्साई की संधि हुआ था। ठीक है, आगे चले, समझ गए। वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी, हुआ प्रथम विश्व युद्ध, अभी तक पता है। ठीक है, अमेरिका का गृह युद्ध जो हुआ था 1861 से 65 के बीच में, 1861 से 65 के बीच में हुआ था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में हुआ था। शीत युद्ध जो हुआ था आपको अमेरिका और रूस के बीच में, अमेरिका प्लस रूस के बीच में हुआ था। और अगर ईस्वी अगर पूछेगा तो 1947 से लेकर के 1991 तक चला था, 1991 तक शीत युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 से लेकर के 45 तक, 6 वर्ष तक चला था। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये जो है उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव, है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, है ना, दक्षिणी ध्रुव है तक है, तक, है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो है ये आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। इसका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था, इसका निर्धारण किया गया था 1882 में। कब किया गया था, तो 1882 या 84 में, 1884 में, है ना। इसका निर्धारण जो किया गया था 1884 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अगर आपसे पूछेगा कि किस महासागर से गुजरती है, महासागर से, प्रशांत महासागर से। किसे, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, कौन, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को, है ना, 0 डिग्री देशांतर को। और ये जो है इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है कौन, तो 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड से। ठीक है, ग्रीनविच, है ना, जीएमटी जिसको कहते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इस ग्रीनविच से भारत मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है कितना देर आगे है ना, कितना आगे है, तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ठीक है, जीएमटी से कितना है, आईएसटी। तो भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है, आईएसटी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। जीएमटी से आईएसटी कितना आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा। और ये जो आईएसटी है ये 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से क्या करती है, तो गुजरती है। ठीक है, गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, तो मजा आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं, सभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा है। और सहारा जो मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, कालाहारी जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। गोबी, थार जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा
मरुस्थल है थार, कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और गोभी की अगर हम बात करते हैं तो गोभी जो है आपको, अब बताइएगा गोभी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा जो राज्य है आपको वो कौन है, राजस्थान है, ठीक है। चार को कम से कम याद रखिएगा, 2, 3 और 4। पहला तो हो गया राजस्थान, है ना, दूसरा हो जाएगा एमपी, है ना, दूसरा एमपी हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा आपको यूपी हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो गया। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखना है कम से कम 4 स्टेट को, ठीक है। पहला की बात करते हैं आपको तो यूपी हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है, और चौथा जो हो जाएगा आपको ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना, क्षेत्रफल से, और ये जो है जनसंख्या से। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका ट्रिक हम बताएं, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा, गमछा झाड़, ये क्या है, इसका ट्रिक है ना, ये क्या है, तो ट्रिक है, ठीक है। आइए, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, है ना, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, और रा से जो हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा आपको क्या, मा से मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झार से हो जाएगा झारखंड, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 को हो गया ना। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा जो हो जाएगा आपको कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। ये विश्व का तीसरा है, ठीक है, विश्व का तीसरा, विश्व का क्या है, तो तीसरा है, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई की, तो ये 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का प्रथम है, विश्व का प्रथम ऊंचा पर्वत है, और जिसकी ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर है, 8848 मीटर है। नंदा देवी जो है ये भारत की दूसरी है, भारत की दूसरी, है ना, दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है। आगे चले, न्यूटन का गति का पहला नियम किसे कहते हैं? तो पहला नियम के बारे में मैंने क्या बताया था कि पहला नियम तो एक तो जड़त्व का नियम उसको कहते हैं, पहला नियम को गैलीलियो का नियम उसको कहते हैं, ठीक है। और पहला नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो बल के बिना कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, यही तो हो गया, है ना, ए नंबर इज द राइट आंसर। प्रकाश की गति का मान क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसी को जो है ना लिखा गया है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है, ठीक है। और प्रकाश की गति की बात करते हैं जल में, तो जल में जो होता है 2.25 होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और आपको कांच में अगर पूछेगा कि कांच में कितना होता है, तो सीधे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम जो है क्या कहता है, 2278 का, तो धारा विद्युत क्षेत्र और प्रतिरोध के अनुपात में होती है। धारा क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र और प्रतिरोध के अनुपात में होती है। गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का जो समीकरण है P = nRT है, इसको रख लेना है, P = nRT। रसायन विज्ञान में मोल की परिभाषा क्या है? अर्थात मोल की जो है ना मान पूछ रहा है,
तो मोल की, जिसको एवोगाड्रो कहते हैं, तो 6.022 गुने 10⁻23 अणुओं का एक समूह है ना। आपसे पूछता है कि एक एवोगाड्रो बराबर क्या होता है, तो यही मान होगा, और एक मोल बराबर भी पूछेगा तो यही हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर हम बात करते हैं तो ये उष्मा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। उष्मा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसको एक बार परिवर्तन कर दीजिएगा तो मूल अवस्था में नहीं आवे, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम चावल से उसको है ना भात बना दे तो भात से चावल नहीं बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार से कागज को अगर हम जला दें तो फिर जो जला हुआ कागज नहीं बन सकता है, तो ये सब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसको परिवर्तन उपरांत उसको फिर से जो है मूल अवस्था में ला दिया जाता है, तो उसको जो है भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, परिभाषा जब याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा छांटने में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बंध एक आयनिक बंध है, तो आयनिक बंध जो है ये आपको सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है, NaCl है। और हाइड्रो H2 में जो है सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध या फिर हाइड्रोजन बंध, या तो फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, जो अम्ल और क्षार के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया कराइएगा तो दो गो चीज निकलेगा, एक तो जल और एक लवण, ठीक है। खारा पानी, ऐसे याद रखिएगा, जब अम्ल और क्षार को टकराएंगे तो खारा पानी, खारा मतलब ये लवण हो गया और पानी मतलब जल हो गया, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान कोशिका में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, किस प्रक्रिया के दौरान कोशिका में ऊर्जा उत्पादन होता है, तो ये जो है आपको हो जाएगा, आपको प्रकाश का संश्लेषण में और श्वसन में, ये दोनों प्रक्रिया में होता है, ठीक है। कौन सी कोशिका के अंगक में नाइट्रोजन संयंत्र होती है, तो नाइट्रोजन जो संयंत्र होती है वह किसमें होती है, तो ये नाइट्रोजनी है ना, नाइट्रोजन कण में, नाइट्रोजन है कण में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन की तरह काम करता है, तो कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन की तरह काम करता है, तो ये जो है ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपको सबसे प्रमुख तो CO2 है, फिर जो है आपको मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, और फिर जो है आपको N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैसें है, ठीक है। सॉरी, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो यहाँ ना है जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ग्लूकागोन है ना, ग्लूकागोन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको अग्नाशय के अल्फा है ना, अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा सेल से है ना निकलती है, और बीटा से क्या निकलता है, बीटा से जो है आपको इंसुलिन निकलता है, ये क्या निकलता है, बीटा से निकलता है, ठीक है। और गामा से जो है सोमेटोस्टेटिन निकलता है, ओके। इसी इंसुलिन की कमी से जो है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी अगर हो जाएगा तो शुगर का बीमारी हो जाता है, शुगर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त में ऑक्सीजन का होना है ना, या तो फिर हीमोग्लोबिन का होना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ने का अधिकार प्रदान करता है, तो ये 56 करता है, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो 52 कहता है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो दी गई है अनुच्छेद 32 के तहत है ना। 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहीं कुछ गड़बड़ाया तो इसको उपचार करने के लिए जो है 32 के तहत क्या जारी किया जाता है, तो रीट जारी किया जाता है, रीट है ना। और रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के
और हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है, ठीक है। हाई कोर्ट रीट जो जारी करता है वह 226 के तहत, ठीक है। भारत में एक हाई कोर्ट, भारत में जो है क्या होगा, तो एक उच्चतम न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 124। और 214 क्या कहता है कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। 31 में क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार था, अब इसको हटा करके जो है कानूनी अधिकार में लाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किसके तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 155 के तहत, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत? तो 155 के तहत, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है? तो 66 में है, 66 में। इसके निर्वाचन में जो भाग लेता है वो कौन कर लेता है? तो संसद के है ना निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य जो है क्या लेते हैं? तो भाग लेते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है ये किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये आपको 164 के तहत, ठीक है, 164 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 74 क्लोज 1 के तहत होता है। और किसके तहत होता है? तो राष्ट्रपति के तहत। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार की सूची किस अनुच्छेद से प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ होती है 14 तक, 14 से, ठीक है। 14 से 18 जैसे अगर ले लिया जाए, 14 से 18 तो क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा, है ना। फिर जो है आपका 19 से 22 अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और 22-23 की बात करते हैं, सॉरी 23-24 का, 23-24 की बात करते हैं, 23-24 का तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ठीक है। और 25 से 28 की बात करते हैं तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। और 29-30 की बात करते हैं तो ये जो है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा, है ना, शिक्षा का अधिकार जो है ये किस में हो जाएगा? तो 29-30 में। और 32 में जो है क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, अधिकार। ये छोबो जो है क्या? मौलिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार के गो था? 7 गो था, एगो हटा दिया गया, कौन? संपत्ति के अधिकार को। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? ब्रेन था। इसको पाकिस्तान के 2 भाई ने बनाया था, पाकिस्तान के 2 भाई, है ना, 2 भाई ने जो है क्या किया था? तो बनाया था, है ना। जितना खुरचाली वाला काम है सब पाकिस्तानी करेगा। विंड टरबाइन का उपयोग किस ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए किया जाता है? विंड टरबाइन का प्रयोग जो है पवन ऊर्जा का, है ना, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन इंडिया मिशन का जो उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन को क्या करना था? नियंत्रित करना था। जलवायु नहीं, वन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और वृक्षारोपण का बढ़ावा देना था, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। जैव विविधता के संरक्षण के भारत में किस आयोग का गठन किया गया था? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत में जो है किसका गठन किया गया था? तो ये बताना आपको किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय, इंपोर्टेंट है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता
विविधता जो दिवस है वो कब मनाता है, तो 21 मई को, 21 मई को, 21 मई को मनाते हैं। 21 मई की 22 मई, 22 मई को है ना, 22 मई को। भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश संवर्धन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? निवेश संवर्धन के लिए जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुआ था, और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, 2016 में। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में, जन धन योजना की शुरुआत 2014 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2016 में। इंटरनेट को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो ICANN है ना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को है ना, और विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था, हॉकी में जीता था, और 1928 में किसे हराकर, नीदरलैंड को, नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड को हराकर है ना जीता था। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, और भी है क्या, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम क्या है, तो फीफा विश्व कप है। इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, इसकी शुरुआत 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था, तो 1948 में। ठीक है, लेकिन इसे सर्वप्रथम जो मनाया गया था, सर्वप्रथम जो मनाया गया था है ना, तो 1950 में। मानवाधिकार दिवस जो सर्वप्रथम मनाया गया था 1950 में, और उसी दिन से जो है 10 दिसंबर को, प्रत्येक जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये 2300 प्रश्न 50 क्वेश्चन का सीरीज था। ये डिस्कशन खास करके हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग जो है धकाधक शेयर कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमारी एनर्जी बना रहे आपके लिए, और आपके लिए बहुत सारा चीज करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और आपकी सपोर्ट सिर्फ एक ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।